नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड, ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां कि भाषा वास्तव में क्या है। तो अलग अलग रूपों में हम समझते हैं कि भाषा वास्तव में क्या है। ध्वनि प्रतीकों की या संकेतों की एक मान्य व्यवस्था है। इसमें ध्वनि प्रतीक या यूं कह सकते हैं कि संकेत हैं और उन संकेतों की क्या है, एक मान्य व्यवस्था है। एक मान्य व्यवस्था है जिसको सब लोग उसी रूप में स्वीकार करते हैं। आप इसको कै पढ़ते हो ना, तो मैं भी इसको कई पढ़ता हूं, है ना। तो सबके द्वारा एक मान्य व्यवस्था होती है जिसके द्वारा मनुष्य विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। मानव जीवन विचारों का आदान प्रदान करता है। वैसे भाषा के कुछ सरल रूप में यदि मैं बात करूं तो वहां पर यह भी कहा जाता है कि जंतुओं की भी अपनी भाषा होती है ना। सुना है ना आपने कि मनुष्य के समान जानवर भी एक दूसरे से संवाद करते हैं। आपने देखा भैंस आवाज़ करती है, उधर से दूसरी भैंस आवाज़ करती है। आपने देखा होगा रात को हम सो जाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, इधर से कुत्ता भौंकता है, दूसरा कुत्ता ही भौंकता है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में एक मोर एक आवाज़ निकालता है, न जाने कितने मोर प्रत्युत्तर में प्रतिक्रिया देते हैं। क्यों ऐसा होता होगा? यदि उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, उनके संकेत ही ना होते। हमारी भाषा हिंदी है तो हम हिंदी में कुछ सुनते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। हमें यदि मान लीजिए हम हिंदी भाषी और तेलुगु भाषी कोई व्यक्ति हमसे कोई बात कहें तो ध्वनि तो हुई लेकिन हम समझ ही नहीं पाए तो हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वैसे ही हो सकता है कि जानवरों की भाषा है और उस भाषा को हम नहीं समझ पा रहे। प्याऊं प्याऊं कोयल कूकू करती है, उधर से बादल बिजली गिरता है, इधर से कुछ आवाज़ होती है तो कई सारे जंतु अपने आप ही आवाज़ें करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि उनकी भी अपनी भाषा होती है। तो मैं ये कहूँ केवल कि नहीं साहब मनुष्यों की ही भाषा होती है। ध्वनि वो भी करते हैं, संप्रेषण विचारों का वो भी करते हैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए। क्यों होता है कि शाम के समय गाय का बछड़ा जोर जोर से आवाज़ें करने लगता है और प्रत्युत्तर में प्रतिक्रिया गाय भी देती है, तो उनकी भी तो भाषा हुई। इसी बात को तुलसीदास ने स्वयं लिखा है। तुलसीदास जो हिंदी साहित्य के महान कवि हुए हैं, क्या लिखा कि खग जाने खगहू की भाषा। उन्होंने भी तो लिखा है ना कि खग जाने हूँ, जिसको आप समझे हूँ भी कर सकते हैं। खग जाने हूँ खग ही की भाषा, कि भैया खग जाने खग ही की भाषा। भाई पक्षी, खग मतलब होता है पक्षी, तो पक्षियों की भाषा पक्षी जानेंगे, पशुओं की भाषा पशु जानेंगे, और ये जो मनुष्य रूपी पशु है उसकी भाषा मनुष्य रूपी पशु जानता। हम भी तो पशु ही हैं और क्या है, हम बुद्धि विवेकी हैं, इसलिए थोड़े ज़्यादा उन्नत हाई क्लास के बेकार पशु हो गए, है कि नहीं। तो ध्वनि प्रतीक या संकेतों का एक मान्य व्यवस्था जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या यूँ कह लीजिए कि प्रत्येक प्राणी, संसार के जितने भी सजीव प्राणी हैं, वो अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जो भी माध्यम चुनते हैं जिसमें ध्वनि होती है, उसी का नाम बताइए क्या होता है, भाषा होता है। तो बहुत सारी बातें हैं कि भाषा क्या है। भाषा ध्वन्यात्मक माध्यम है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, विचारों के आदान प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है ना। एक ध्वनि और प्रतीकों की मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। बोले जानवरों की भी भाषाएं होती हैं, है ना। क्या होती है? जानवरों की भी भाषाएं होती हैं, यानी जानवर भी एक दूसरे से ध्वनि रूप में, मैं लिखूंगा जानवरों की भी क्या होती है, भाषा होती है ना। और इसलिए तुलसीदास ने लिखा भी है
कि भैया खग जाने खग ही की भाषा, उसकी भाषा तो वो जानता है। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे जानवर भी हो जाते हैं जो मनुष्यों के संपर्क में रहकर मनुष्य की भाषा समझने लग जाते हैं। आप कुत्ते को कुछ करते हो आ जाता है, कभी कभार आप नहीं करते, कुछ और बहुत बात करते हो कम कम तो वो कम कम। हाँ, हो सकता है कि वो आपके हाथ के इशारे को अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत पे समझ रहा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो अपने जहाँ करतब दिखाए जाते हैं, जिसको हम सर्कस बोलते हैं, वहाँ सिंह जैसे जानवरों को भी हम भाषा सिखा देते हैं। तो इसका मतलब है कि भाषा को जरूरी नहीं है मनुष्य ही समझते हों, कभी कभार बंदर, वानर, तोता, ऐसे कितने सारे पशु पक्षी हमारे आसपास हैं जिस बात का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि उनकी भी भाषाएं होती हैं। इस आधार पर आगे कई सारे वैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने बहुत सारी परिभाषाएं हमको दी हैं अलग अलग रूपों में, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बहुत ही महान शिक्षाविद हुए हैं जिनका नाम है स्वीट महोदय। स्वीट का मतलब प्यारा मीठा आदमी होता है। अब स्वीट महोदय हैं तो मीठी बात ही करेंगे। क्या लिखा है इन्होंने? अब देखिए, मैं संस्कृत का विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी हूँ, तो मैं संस्कृत की बातों को साथ लेकर चलूंगा। कहा इन्होंने कि ध्वन्यात्मक शब्दई विचाराणाम प्रकटनमेव भाषा। ध्वन्यात्मक शब्दई यानी ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा शब्दई विचाराणाम प्रकटनम एव भाषा। विचारों का प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। विचाराणाम प्रकटनम एव भाषा, प्रकटनम एव भाषा, उसी को क्या कहा गया है? भाषा। हिंदी में थोड़ा मैं इसको सीधा करके लिखूं तो मेरी बात को आप समझिएगा कि विचारों को ध्वन्यात्मक माध्यम से प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। मान लीजिए हम कोई भी हमारे विचार हैं। अच्छा, विचार क्या है? एक प्रकार की आंतरिक बातचीत होती है। आत्मा की एक बातचीत का नाम ही विचार होता है। तो विचार का जब ध्वन्यात्मक माध्यम से हम प्रकटीकरण कर देते हैं, यानी ध्वनि की सहायता से, ध्वन्यात्मक माध्यम से या ध्वन्यात्मक द्वारा या ध्वन्यात्मक माध्यम के द्वारा, ध्वन्यात्मक द्वारा हम क्या करते हैं? जब इसको प्रकट कर देते हैं तो वो प्रकट करने का जो साधन है ना, उसी का नाम क्या है? भाषा। इसका मतलब मेरे आंतरिक कुछ विचार हैं, और विचार जब मेरे होठों से निकलकर बाहर आएंगे, आवाज़ के माध्यम से प्रकट होंगे, तो उनको प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। आपने पतंजलि का नाम जरूर सुना होगा। आदरणीय पतंजलि, जिन्होंने महाभारत से लिखा है, पतंजलि ने भी भाषा के संबंध में एक परिभाषा दी है। अब संस्कृत के शिक्षक शिक्षार्थी हैं तो इनको तो याद करने का अपना बनता भी अधिकार। इन्होंने क्या लिखा कि मनुष्यों की भाषाई मुखाभिव्यक्ति का नाम ही क्या है? भाषा है। क्या लिखा कि मनुष्यों की भाषाई अभिव्यक्ति, मनुष्यों की भाषाई जो अभिव्यक्ति है, कौन सी? मुख की अभिव्यक्ति है। अब मुखाभिव्यक्ति का मतलब मुख से बोलकर की जाने वाली अभिव्यक्ति, मुखाभिव्यक्ति ही क्या है? भाषा है। लो साहब, क्या लिखा है? बोलेंगे एक बार हम सब। क्या लिखा है कि मनुष्यों के द्वारा भाषा के रूप में जो मुख से व्यक्ति की जाती है, इसका मतलब वही हुआ ना कि बोल करके जो मुख से व्यक्ति की जाती है, उसका नाम भी बताइए क्या होता है? भाषा ही होता है। इसके बाद में और भी अलग अलग शिक्षाविदों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं। जैसे आगे हम नाम लेते हैं, हमारे तीसरे जो आदरणीय गांधी जी, उन्होंने भी भाषा की महत्ता के बारे में खूब बोला है। क्या बोला उन्होंने? इन्होंने कहा कि एक बालक के शारीरिक विकास के लिए, यानी एक व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए भाषा भी उतनी ही जरूरी है जितना कि एक बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध होना जरूरी है। देखो कितनी बड़ी बात बोल गए। क्या बोले कि कोई भी मनुष्य है, मानव है, व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का यदि हम मानसिक विकास चाहते हैं, कौन सा विकास चाहते हैं हम? मानसिक विकास। तो मानसिक विकास के लिए भाषा उतनी ही जरूरी है जितना किसी बच्चे के लिए, छोटा बच्चा है और उस बच्चे के लिए बताइए कौन से विकास के लिए जरूरी है दूध? शारीरिक विकास के लिए। और शारीरिक विकास के लिए क्या जरूरी है? बोले दूध जरूरी है। तो दोनों में देखो कितना जोरदार उदाहरण समझाया उन्होंने कि जैसे एक बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध होना जरूरी है, उसी प्रकार से एक इंसान के मानसिक विकास के लिए भाषा का होना भी उतना ही जरूरी है। ये बात कहने वाले कौन है? हमारे गांधी महोदय। इसके बाद में जो चौथी परिभाषा दी है वो हमारे प्लेटो महोदय ने दिया है। प्लेटो ने क्या बोला भाषा के संदर्भ में? इन्होंने कहा कि भाषा क्या है? तो भाषा कहते हैं कि मनुष्य के मानसिक मनोदशा है ना, कि मनुष्य, कोई भी मनुष्य है और उस मनुष्य की जो आंतरिक मनोदशा है, कौन? आंतरिक जो मनोदशा है, उसकी मन की जो स्थिति है और जो वैचारिक शक्ति है। कई बार परीक्षाओं में आती हैं अच्छी अच्छी परिभाषाएं वो भी। तो मनोदशा एवं वैचारिक शक्ति, विचारों की जो शक्ति है, वैचारिक शक्ति, जो ध्वन्यात्मक माध्यम द्वारा, किसी ध्वनि का आश्रय लेकर किसी ध्वन्यात्मक माध्यम के द्वारा, ध्वन्यात्मक माध्यम द्वारा होठों के द्वारा प्रकट होती है। माध्यम द्वारा, होठों द्वारा या होठों से बाहर प्रकट होती है।
होठों से क्या बाहर प्रकट होती है वही क्या है, भाषा है। तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से कहा, लेकिन बात एक ही है ना, वही सब क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कह देते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि मनुष्य की जो आंतरिक मनोदशा, हम क्या सोच रहे हैं, मेरे मन के भाव क्या है ना, भाव को समझ लीजिए आप, और मेरे विचारिक शक्ति क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे क्या विचार हैं, उनको जब किसी ध्वन्यात्मक माध्यम के द्वारा हम होठों के माध्यम से बाहर प्रकट करते हैं ना, उसी का नाम क्या हो जाता है, भाषा है। इसी को इन्होंने दूसरे रूप में भी कहा, इन्होंने कहा कि विचार क्या है, विचार हमारी एक आंतरिक बातचीत है। विचार हमारे मस्तिष्क में बनता है तो हम अंदर ही अंदर अपने आप से कुछ बात कर रहे होते हैं, और वो जो आंतरिक विचार है, आंतरिक जो बातचीत है, जब वो किसी ध्वनि माध्यम के रूप में बाहर होठों के माध्यम से प्रकट हो जाती है, उसी वैचारिक की भावना को प्रकट होना का नाम ही क्या होता है, वास्तव में भाषा होता है। इसी प्रकार से कुछ हिंदी के कामता प्रसाद जैसे लोगों ने भी कुछ विशेष आपके लिए कही है परिभाषाएं, उनका अध्ययन भी हम करते हैं। क्या लिखा उन्होंने, तो नाम है हिंदी के एक महान कवि हैं जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। और कामता प्रसाद गुरु क्या लिखते हैं, तो उन्होंने लिखा है कामता प्रसाद गुरु, हिंदी के महान कवि हुए हैं, जो हिंदी के लोग हैं पढ़ने वाले वो समझ रहे होंगे। उन्होंने लिखा है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने भली भांति प्रकट कर सकता है। यानी भाषा क्या है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने भली भांति रूप से प्रकट कर सकता है, बहुत अच्छे से, विधिवत रूप से, भली प्रकार से, भली भांति जिसको हम बोलते हैं, वो भली भांति उनके सामने प्रकट कर सकता है, भली भांति प्रकट कर सकता है। किनके सामने, दूसरों के सामने। और दूसरों के विचारों को भी, दूसरों के जो विचार हैं उनके विचारों को भी स्पष्टतया समझ सकता है। दूसरे के विचार है उनको भी स्पष्टतया समझ सकता है, उनको अवगत कर सकता है। समझना या अवगत होना एक ही बात है। तो उन्होंने भी जो परिभाषा लिखी, इसका मतलब भी क्या हुआ कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को भी स्पष्टतया स्वयं अवगत हो सकता है। इसके बाद में दोस्तों एक और हमारे सुमित्रानंदन पंत के नाम से एक महान कवि हुए हैं। कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत, सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। कई बार परीक्षाओं में स्टेट आदि के एग्जाम में हिंदी में आया हुआ सवाल है कि उन्होंने क्या बोला। तो कवि का नाम क्या है, सुमित्रानंदन पंत है। इन्होंने जो परिभाषा लिखी, उन्होंने वहाँ लिखा है कि भाषा एक प्रकार से विचारों का, उनकी जो परिभाषा लिखी उन्होंने क्या लिखा कि भाषा वास्तव में क्या है, बोले भाषा एक प्रकार से विचारों का नादमय तंत्र। पहला शब्द उन्होंने क्या बोला है, नादमय तंत्र। दूसरा लिखा है ध्वन्यात्मक स्वरूप, क्या है, ध्वन्यात्मक स्वरूप। और तीसरा उन्होंने शब्द लिखा है हृदय तंत्र की झंकार। कवि हैं, हृदय तंत्र की झंकार, झंकार है। और इन सब के माध्यम से बताइए क्या होता है, जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान। तो मुख्य बात तो यही होगी आपकी कि भाषा मतलब विचारों का आदान प्रदान है। क्या लिखा है इन्होंने कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक ऐसा माध्यम है कि विचारों का नादमय तंत्र है। नादमय मतलब जिसमें नाद होता हो, ध्वन्यात्मक स्वरूप यानी ध्वनि होती है, और हृदय तंत्र की झंकार यानी जो हमारे हृदय के विचार हैं उनको बाहर प्रकट करने का साधन, आदान प्रदान करने का साधन ही क्या है, भाषा है। तो हर कवि ने अपने अपने स्तर पर बहुत सारी बातें बताई है ना। ओवरऑल यदि मैं आपसे पूछूं कि यार आप क्या समझ रहे हो, तो आप वास्तव में क्या समझे हो कि विचारों की अभिव्यक्ति का साधन क्या है, भाषा है। भाई बात तो यही है ना, विचारों की अभिव्यक्ति का साधन क्या है, भाषा है। थोड़ा यूं कह लीजिए कि आत्मा, विचारों की या आत्मा की अभिव्यक्ति का साधन ही क्या है। आप क्या सोच रहे हैं, ये आपके विचार हैं, और इन्हीं विचारों को यदि आपने अभिव्यक्त कर दिया तो बताइए वही क्या है, भाषा है। और ये दोनों तीनों प्रकार की जितने भी आपने परिभाषाएं पढ़ी है ना, उसमें हर प्रकार के व्यक्ति का साधन क्या आ जाएगा, ध्वनि आ जाएगा। तो हम विचार का आदान प्रदान चाहते हैं, विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे हृदय तंत्र की झंकार क्या है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आत्मा की आवाज़ क्या है उसको मैं प्रकट करना चाहता हूं, किसी भी रूप में मैं कुछ कहना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं, तो कह करके बताना, ध्वन्यात्मक माध्यम के द्वारा प्रकट करना ही वास्तव में क्या है, भाषा। एक बार वापस आइएगा, सारी बातें हम थोड़ा दोहराते हैं। क्या है, तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष का मतलब वक्तायम वाची होता है, इसका कथन करना या कहना है। भाष धातु से हमने अप्रत्यय किया, भाष बना, उसमें स्त्रीलिंग में टाप किया तो भाषा बना। कहा भाषते अनया सा भाषा, जिसके द्वारा कुछ कहा जाता है, कुछ प्रकट किया जाता है, बताया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, वही भाषा है। मानव व्यवहार बहुत सारे संकेत और इशारों के माध्यम से अपनी बातें कहता है, सुनता है। कुछ शाब्दिक संप्रेषण के साधन है, कुछ अशाब्दिक हैं। उन सभी में
बहुत सारे माध्यमों का प्रयोग हम करते हैं, कहते हैं कि साहब हम कुछ कहना चाहते हैं तो जिसके द्वारा कुछ कहा जाए वही भाषा है। लेकिन आजकल के आधुनिक विद्वान कहते हैं देखो भैया, जो ध्वनि के माध्यम से कुछ कहा जाए, जिसमें ध्वनि हो और जिसके द्वारा विचार प्रकट किया जाए, उसी चीज का नाम भाषा है। इसलिए मैंने आपको परिभाषा लिखवाई कि भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है, ध्वन्यात्मक साधन और सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि इसमें अर्थ का अनर्थ कभी होता नहीं है। तीनों चीजों को मैंने आपको समझाया है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि ध्वनि, प्रतीक या संकेतों की एक मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जानवरों की भी अपनी परिभाषाएं, जिसे तुलसीदास ने लिखा है, खग जाने हूँ या समझे हूँ खग ही की भाषा, कि पक्षियों की भाषा जानते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने कहा। सबसे पहले स्वीट महोदय आए, उन्होंने क्या बोला कि ध्वन्यात्मक शब्द विचारणाम प्रकटनामेव भाषा, कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकट करना ही भाषा है। पतंजलि ने क्या कहा कि मनुष्यों की भाषा ही मुख व्यक्ति ही साधन है, यानी मनुष्य जब मुख के द्वारा अपनी कोई बात कहते हैं तो वह स्वरूप ही वास्तव में क्या है, भाषा है। गांधी जी ने क्या बोला भाषा के महत्व के बारे में, कि जैसे एक छोटे बच्चे के लिए उसके शारीरिक विकास के लिए माता का दूध जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी किसी मनुष्य के मानसिक विकास के लिए भाषा का है। इसके बाद प्लेटो ने बहुत सारी बातें 2-3 रूपों में कही। सबसे पहले कहा कि जो मनुष्य की मनोदशाएं होती हैं और उसके जो वैचारिक शक्ति है, जब ये होठों के माध्यम से ध्वनि रूप में बाहर प्रकट होती है तो इसी का नाम क्या है, भाषा है। कहा कि विचार क्या है, एक आत्मिक अभिव्यक्ति है, एक आत्मिक सोच है, और जब हमारी एक आंतरिक एक बातचीत विचार जो होता है वही होठों के माध्यम से बाहर आकर ध्वन्यात्मक रूप ग्रहण करता है। मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, ये मेरी एक आत्मा की बातचीत, एक आत्मिक बातचीत है। विचार क्या है, वास्तव में एक इंटरनल एक विचार होता है, और वो विचार जब हमारा बाहर होठों के माध्यम से प्रकट होकर ध्वनि का रूप ले लेता है, आवाज़ के रूप में बाहर प्रकट हो जाता है, उसी का नाम क्या है, भाषा है। कामता प्रसाद गुरु हिंदी के महान कवि, उन्होंने क्या लिखा है कि विचार भाषा क्या है, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विचारों को भली भांति हम किसी के सामने रख पाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को हम भली भांति अवगत स्पष्ट कर पाते हैं। इसी के साथ छठी परिभाषा हमने सुमित्रानंद पंत की पढ़ी कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विचारों का जो नादमय तंत्र है, ध्वन्यात्मक स्वरूप हृदय तंत्र की झनकार, और जिसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति या आदान प्रदान किया जाता है। तो भाषा क्या है, विचारों के अभिव्यक्ति का साधन है, आत्मा के व्यक्ति का साधन, और कैसा साधन है, ध्वन्यात्मक साधन है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा, और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।